में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि अजमेर में सबसे महत्वपूर्ण शासक यही है जहां से क्वेश्चन होता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? पहले लिखना बंद करो, सबका ध्यान बोर्ड पे, इधर देखो। कहाँ हुआ जन्म, बताओ। इनका जन्म हुआ था अनहिल पाटन। कहां पर हुआ था? अनहिल पाटन, गुजरात। कहां पर जन्म हुआ? अनहिल पाटन, गुजरात में जन्म हुआ इनका। वैसे 1166 ईस्वी में। कब हुआ? 1166 ईस्वी में। ये मात्र 11 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए। क्या बन गए? शासक बने। कब बने शासक, बताओ। कब बने? सन बताओ। 11 वर्ष की आयु में बने, ये मैंने बता दिया। 1166 में जन्म हुआ, बताओ कब बने? हाँ, 1177 से लेकर के 92 तक इनका राजमेर। राजा कब बने? कब तक रहे? 92 तक। कितने साल की आयु में? छोटे थे, राजा तो बन गए लेकिन राजकार्य नहीं चला सकते, तो इनकी संरक्षिका, इनकी संरक्षिका, इनकी संरक्षिका बनी इनकी माँ। और माँ कौन थी? कपूरी देवी। अरे माँ कौन थी? कपूरी देवी इनकी संरक्षिका बनी। के पिता थे सोमेश्वर चौहान, लिखवाया था डायग्राम में। माँ कौन थी? कपूरी देवी। इनके प्रधानमंत्री, जब ये राजा बने तो प्रधानमंत्री का पद किसको मिला? प्रधानमंत्री केमास को बनाया इन्होंने। किसको बनाया? केमास, जिनको कदमवास भी कहते हैं। नागौर दुर्ग का निर्माता था ये। इनका सेनापति कौन बना, बताओ। सेनापति बना भुवन मल। कौन बना? सेनापति कौन है? भुवन मल। रिवीजन करो। पृथ्वीराज चौहान कब से कब तक राजा रहे? जन्म कहाँ हुआ? कितने वर्ष की आयु में राजा बने? संरक्षिका कौन बनी? कपूरी देवी। प्रधानमंत्री कौन बना? सेनापति कौन बना? उतारो यहां तक पहले। और आपके तो डबल सुविधा है, यहाँ पढ़ रहे हो, ये क्लास लाइव यूट्यूब पे डालते हैं सर, देखा है क्या? तो आप यूट्यूब पे घर जाके, अगर यहाँ कोई समझ में नहीं आई, कोई चीज छूट गई, आप समझ में, कहानी समझ में नहीं आ रही, घर जा दोबारा सुन लो, फायदा ही है ना, फिर वहां उतार लो। लेकिन लाइव सारी क्लासें नहीं मिलेगी आपको, ऊपर कुछ ही डालेंगे, सारी डालने ला तो फिर पढ़वाए गुना बोलो, गरे पढ़ लेला सब, कुछ कुछ क्लास ही डालेंगे केवल। देखो, उतार लिया। जन्म कहां पर हुआ? कितने वर्ष की आयु में राजा बने? संरक्षिका माँ कौन बनी?
प्रधानमंत्री, सेनापति, वनमल। जैसे राजा बना, राजा बनते इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। क्या अपनाई? दिग्विजय की नीतियां। अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को पराजित करके अधीनता स्वीकार कराना। कौन सी नीति अपनाई? आसपास के राजाओं को पराजित करना और अधीनता स्वीकार कराना। अब आसपास के राजा नाराज होंगे कि नहीं होंगे? इनको किस किस उपनाम से जाना जाता है? बताओ। नहीं पता? देखो, पृथ्वीराज चौहान के उपनाम, उपनाम और उपनाम। एक उपनाम राय पितोरा। क्या कहेंगे? राय पितोरा। और कहेंगे दल पंगुल। दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया, इसलिए राय पिथौरा कहलाता है। दिल्ली में कौन सा किला बनवाया था? पिथौरागढ़, इसलिए इनको क्या कहते हैं? राय पिथौरा। तलपंगुल विश्व विजेता का ख्वाब रखता था, पूरी दुनिया को जीतूंगा एक दिन, सिकंदर की तरह। तो विश्व विजेता का ख्वाब रखने के कारण क्या कहलाया? दलपंगुल। क्या कहलाया? समझ में आ गई क्या बात? दोनों किसके उपनाम है? पृथ्वीराज की पत्नियों के नाम बताओ। पत्नियां बताओ। नहीं पता? देखो, संयोगिता। पत्नी कौन सी? संयोगिता। नाम सुना संयोगिता का? सुना है? आज ही सुने जो बार से कहानी। जयचंद गैडवाल। जयचंद गैडवाल की पुत्री। जयचंद गैडवाल की पुत्री। ये जयचंद गढ़वाल कहाँ का राजा था? कन्नौज का। कन्नौज के शासक। जयचंद गढ़वाल कहाँ का राजा था? कन्नौज। कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री। कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल। कन्नौज। जयचंद गढ़वाल, गढ़वाल वंशीय है। कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री। दूसरी पत्नी बताओ कौन थी? नहीं, 4 4 15 15 20 20 रहने रहो जी भली। आप सोचो दूसरी पत्नी भी कोई होती है क्या? अरे 3 लिखेंगे केवल। एक है इंचिनी। इंचिनी। इंचिनी सिरोही की थी। कहाँ की रहने वाली थी? सिरोही के शासक क्या बोलते हैं? सलग परमार की पुत्री। सलग परमार। सलग परमार की पुत्री। तीसरी, तीसरी पत्नी का नाम बताओ। सलग परमार। तीसरी का नाम है पद्मावती। नाम सुना क्या पद्मावती का? ये कहाँ की रहने वाली है? समुंदर सिक्कर। समुंदर सिक्कर के शासक गणपति की पुत्री। समुंदर सिक्कर के शासक गणपति की पुत्री। प्रमुख 3 रानियां। संयोगिता, ये समझो कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के बादल मंडराए। मोहम्मद गोरी जो आया, वो सबका पूरा पूरा कारण, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का कारण सब किसको मान सकते हैं अपन? संयोगिता को। समझाऊंगा क्यों। दूसरी, चीनी सिरोही के शासक सलग परमार की पुत्री। तीसरी, पद्मावती समुंदर सिक्कर के शासक गणपति की पुत्री। पद्मावती, और कौन है पद्मावती? वो पद्मनी है। पद्मनी, पद्मावती नहीं है। पद्मावत ग्रंथ मल्लिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में लिखा 1540 1540 में शेर शाह सूरी का दरबारी विद्वान था। उसमें पद्मिनी का नाम पद्मावती लिखता है और उस ग्रंथ का नाम है पद्मावत, लेकिन उसका नाम पद्मावती नहीं था, पद्मिनी था। पद्मावती और सुरश्री
दोनों रामानंद जी की शिष्याओं के नाम है। रामानंद जी की शिष्या का नाम था पद्मावती, इधर पद्मावती इनकी पत्नी का नाम है, पद्मिनी का नाम पद्मावत ग्रंथ में पद्मावती लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। बात समझ में आ रही है? तीनों रानियां किसकी है? पृथ्वीराज चौहान की। चलो संयोगिता की अगर बात करें, ये पूरा जो लपड़ा हुआ गैडवाल संघर्ष चला, मोहम्मद गोरी आया भारत में, बुलाया जयचंद गैडवाल ने। आजकल नहीं सुनते क्या आप? तो जयचंद है ना, गद्दार है, ऐसा बोलते हैं ना, जयचंद ये गद्दार था। इसने मोहम्मद गोरी को बुलाया था। मोहम्मद गोरी की सहायता की थी, 40,000 दी थी तलैन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। क्यों दी थी? पृथ्वीराज चौहान भी कहां चला गया? ननियाल। कहां चला गया? उसका ननियाल दिल्ली में। ननियाल कहां पर था? उधर। संयोगिता भी कहां थी? दिल्ली में। उसका ननियाल भी अरे दिल्ली में। दोनों ही कहां थे? दोनों ननियाल में थे। उसी समय दोनों में प्रेम हो जाता है। अब दोनों में प्रेम हुआ, पता किसको चला? जयचंद गैडवाल को, संयोगिता के पिताजी को। जैसे ही पता चला तो संयोगिता को लेकर के आएगा नहीं आएगा? अरे लाएगा ना, दिल्ली से घर ले आता है। अब अकेला कौन रह गया? अकेला रह गया ना। ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, मैं बच भी जाता एक, लेकिन एक रोज मरने वाला था, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। किसने बोला? लेकिन सिंदूर नहीं भरा, उससे पहले कौन लेकर के आ जाता है? जयचंद गैडवाल। विवाह नहीं किया। अब जयचंद गैडवाल नाराज हो गया भयंकर तरीके से, और आकर के अपने घर पर स्वयंवर रख देता है, राजवीय करता है। अब जब स्वयंवर रखा, उसमें सभी राजाओं को बुलाया, और स्वयंवर में राजकुमारी का विवाह था, संयोगिता का। संयोगिता ने कहा कि जितने राजा बेटे हैं, तो सुंदर से सुंदर राजा तेरे को पसंद हो, उस राजा के गले में जाकर के माला वरमाला डाल दे, वही तेरा क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। सारे भारत देश के राजाओं को बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया? नहीं बुलाया ना। अपमान किया। नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन दरवाजे पर जहां जूते चप्पल खोलते हैं वहां उसकी मूर्ति बना करके खड़ा कर दिया। बोले तेरा स्थान ही है, तू इसी लायक है, द्वारपाल है। अपमान किया कि नहीं किया? संयोगिता उठी, माला लेकर के घूमती घूमती सारे राजाओं को देखते 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 जाकर बाहर जाकर माला किसको पहना देती है? पृथ्वीराज चौहान को क्या पहना देती है? माला पहना देती है। अब राजा भड़केंगे नहीं भड़केंगे? भड़केंगे ना। तारी चोरी की पहली टाक वोटे बड़े हो जाए, तो हमें क्यों बुलाया? पहले दूसरे को चाहती है तो यहाँ क्यों बुलाया? अपमान हुआ कि नहीं हुआ? अरे उसने बोल दिया, माला पहना दिया पृथ्वीराज चौहान को। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, मुझे आगे उठा करके ले जा अपने घर पर। अब वो बेचारा कहां पर है? अजमेर में। और वो कहां पर है? कन्नौज में। यही ना। पता चला जयचंद गढ़वाल को, बोले इसने माला राजाओं को नहीं पहना कर किसको पहना दी? अरे एक द्वारपाल ही तो है, मूर्ति वहां खड़ा कर दी ना द्वारपाल की बना करके, पृथ्वीराज चौहान की। उसको गुस्सा है यार, उसको उठा करके कमरे में बंद कर देता है। इस बात की सूचना किसको लग जाती है? पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि विश्व विजेता का ख्वाब रखता था, किसी से नहीं आ रहा, दिग्विजय की नीति अपनाई, आसपास के राजाओं को पराजित करता गया, लड़ता गया, युद्ध जीतता गया, कभी हारा नहीं जिंदगी में। इसने कहा कि मैं जिंदगी मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, और मैं जिसको चाहता हूं, जिसको पत्नी बनाना चाहता हूं, उसके पिताजी ने कमरे में बंद कर दिया। सेना लेकर के रवाना हुआ, युद्ध लड़ा, और संयोगिता को उठा करके ले आता है। अब जयचंद गढ़वाल इसका दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ? भयंकर दुश्मनी हो गई ना। फिर जयचंद गढ़वाल मोहम्मद गौरी को बुलाता है, उसकी सहायता करता है, द्वितीय युद्ध में 40,000 सेना भी देता है, और युद्ध लड़ता है। और द्वितीय युद्ध में फिर कौन हार जाता है? पृथ्वीराज चौहान। किसकी वजह से हारा? नहीं लाता तो कोई जरूरत है, दूसरी शादी हो गई थी और रानी थी, लेकिन दुश्मनी करनी थी। आसपास के शक्तिशाली राजा था उस जमाने का जयचंद गढ़वाल कन्नौज का, प्रतापी शासक माना जाता था। वो अच्छी भूभाग था, दोआब से तरता, पैदावार अच्छी होती थी कन्नौज में। कल गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताया था ना, सब राजा कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। फिर पक्ष संघर्ष समझाया था ना। तो रानियां कितनी? 3। पहली संयोगिता, दूसरी इंचिनी, तीसरी कितनी रानियां? 3। अब लिखो पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय की नीतियां। पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय, पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय की नीतियां। पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय की नीतियां।
पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय की नीतियां। क्या है ये दिग्विजय की नीतियां? आसपास के राजाओं को पराजित करके अधीनता स्वीकार कराना। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही राजा बना, ध्यान से समझो बाप, जैसे ही राजा बना, राजा बनने के बाद में 1177 में राजा बना, 77 में बना ना, 1178 ईस्वी में। कब? 1178। 1178 ईस्वी में सबसे पहले इसने गुड़गांव पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? पुनः गुड़गांव पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। पहला युद्ध कब लड़ा? पहला युद्ध कब लड़ा? 1178 में। कहां पर अधिकार कर लिया? गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। क्या क्या था? क्या हुआ यहां पर बताओ? गुड़गांव पर पुनः अधिकार। कैसे अधिकार किया? नहीं है समझ में? अपर गांगे, बीसल देव का बेटा कौन था? अपर गांगे। उनका एक भाई था नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन। नागार्जुन बीसी वंश का है। तो नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान को परेशान करने लगा और नागार्जुन ने कहा अधिकार कर लिया। मैंने कहा था अजमेर, नागौर, रणथंभौर, अलवर, भरतपुर, इधर हरियाणा, गुड़गांव, हिसार, दिल्ली, ये पूरा जो इलाका था, तावरी हिंदी, ये पूरा इलाका, मथुरा। बात समझ में आ रही है? इस पूरे इलाके पर चौहानों का अधिकार था। किसका अधिकार था? दिल्ली हरियाणा तक, अजमेर से। अब गुड़गांव भी चौहानों का है और इस पर अधिकार कौन कर लेता है? नागार्जुन। कौन कर लेता है? फिर ये पृथ्वीराज चौहान अपने सेनापति को भेजता है। प्रधानमंत्री था उस समय केमास। केमास प्रधानमंत्री का, लेकिन पूरी जिंदगी सेनापति का काम किया था उसने। सेना का नेतृत्व केमास ही किया करता था। तो सेनापति बनाकर किसको भेजा? केमास को। केमास सेना लेकर के गया, नागार्जुन को पराजित किया और पुनः किस पर अधिकार कर लिया? गुड़गांव पर। तो पहला अभियान कब का? एक साल बाद में। तो लिखो 1178 ईस्वी में गुड़गांव पर पुनः अधिकार किया। 1178 ईस्वी में गुड़गांव पर पुनः अधिकार किया। 1178 ईस्वी में गुड़गांव पर पुनः अधिकार किया। देखो सेनापति केमास के माध्यम से, सेनापति केमास के माध्यम से, सेनापति केमास के माध्यम से नागार्जुन को पराजित करके नागार्जुन को पराजित करके नागार्जुन को पराजित करके गुड़गांव पर अधिकार किया। नागार्जुन को पराजित करके। नागार्जुन कौन है? नागार्जुन बिसल देव का नाम सुना ना? का बेटा अपरगांगे भाई था, मतलब बिसल देव का बेटा। कई जगह इसका रोल नहीं था ना, इसका रोल यहाँ है तो यहाँ लिखवा दिया। इसका चचेरा भाई है, ये बड़े बाबा का लड़का है, समझो आप। तो कई जगह इसको पोता बताते हैं, लेकिन ये उन्हीं का वंश का है नागार्जुन। तो ये वंश का तो अधिकार कर लेता है, फिर इसको वापस हटा देते हैं, वापस चौहान का अधिकार हो जाता है। ठीक है, 1178 समझ में आ रहा है? क्या किया? गुड़गांव पर अधिकार। अगला अभियान 1179 ईस्वी में, 77 में राजा बना, 78 में अभियान, 79 में ध्यान। 79 में क्या किया? बंडानक जाति का दमन। लिखो कैसे किया वो समझाऊंगा। बंडानक जाति का दमन, बंडानक जाति का दमन। 1179 ईस्वी में बंडानक जाति का दमन किया। बंडानक जाति का दमन किया। दमन का मतलब है इनको समाप्त करना, बंडानक जाति को खदेड़ना। बंडानक जाति का दमन की। अब कैसे किया? क्या थी बंडानक जाति? उसको बंडानक जाति मूलतः
सतलज नदी के किनारे रहने वाली है। कहाँ रहने वाली है? सतलज नदी के किनारे रहने वाली जाति है, ये दीमक की तरह है। अब धीरे धीरे ये जाति आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते इसने हरियाणा पर अधिकार कर लिया। बात समझ में आ रही है? फिर आगे बढ़ी, गुड़गांव पर अधिकार कर लिया, हिसार पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौहानों का क्षेत्र है। अब चौहानों क्षेत्र में अधिकार करेंगे तो चौहान इनको पराजित करेंगे नहीं करेंगे। फिर दिल्ली से आगे बढ़ी, इधर मथुरा पर अधिकार कर लिया। आगे मथुरा से लेकर के अलवर भरतपुर तक ये जो इलाका है, ये जनपद था उस जमाने का सूरसेन जनपद। क्या जनपद था? सेन जनपद। सूरसेन जनपद मथुरा से लेकर के अलवर भरतपुर तक था। बात समझ में आ रही है? अब ये जाति धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सूरसेन जनपद तरफ की बढ़ने लगी, सूरसेन जनपद की तरफ बढ़ने लगी। अब इनको पता चला तो इन्होंने केमास को भेजा। किसको भेजा? केमास को भेजा। ये जाति यहाँ से हरियाणा पहुंचती है, हिसार पहुंचती है, गुड़गांव पर अधिकार करती है, दिल्ली पर अधिकार करती है। कहाँ अधिकार करने के लिए जाती है? सूरसेन जनपद की तरफ। बात समझ में आ रही है? क्या पहुंचे उससे पहले केमास इस जाति को यहाँ पर क्या कर देता है? छेड़ देता है, रोक देता है, इधर आकर के रोक देता है। आ गई बात समझ में? और यहाँ से वापस कर देता है, इनको मारता 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 वापस कहाँ पहुंचा देता है? आ गई क्या बात समझ में? पूरा इलाका खाली करवा देता है। इनका अधिकार जहां जहां हुआ था सब जगह वापस छोड़ लेता है अधिकार। ये जो घटनाक्रम हुआ यही क्या कहलाता है? बंडानग जाति का दमन। सबको बात समझ में आ गई? देखो, वो शोर से नहीं था, बोलियां वो शोर से नहीं, अपभ्रंश। बोलियां पढ़ाएंगे राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा सबसे पहली भाषाओं की बात करें तो आर्य भाषाओं का लेख मिलता है। आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत उत्पन्न हुई, वैदिक संस्कृत से संस्कृत पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से शोरसेनी, और शोरसेनी से शोरसेनी प्राकृत गुजरात भ्रंश, और शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश है, गुजरात भ्रंश से राजस्थानी गुजराती, और शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। वो एक भाषाएं हो गई। देखो यहां तक सबको समझ में आ गया? देखो, बंडानक जाति मूलतः सतलज नदी की रहने वाली है। बंडानक जाति मूलतः सतलज नदी के किनारे रहने वाली है। आराम से पूछा करो, जो भी समझ में नहीं आए सब पूछो आप, लेकिन अच्छे से पढ़ना चाहिए, या सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आए तुरंत पूछ लिया करो। सतलज नदी के किनारे रहने वाली है। बंडानक जाति मूलतः सतलज नदी के किनारे रहने वाली है। किसके किनारे रहने वाली है? सतलज नदी के किनारे। देखो, इसने हरियाणा, हिसार, गुड़गांव, इसने हरियाणा, लिखो, इस जाति ने या इसने हरियाणा, गुड़गांव, हिसार, हरियाणा, गुड़गांव, हिसार, दिल्ली पर अधिकार करके, हिसार, हिसार, हरियाणा, गुड़गांव लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और सूरसेन जनपद, और सूरसेन जनपद की तरफ बढ़ने लगी। सूरसेन जनपद तक पहुंचती, ऐसा लिखो इसको, सूरसेन जनपद तक पहुंचती उससे पहले, सूरसेन जनपद तक पहुंचती उससे पहले सेनापति केमास ने, सेनापति केमास ने इस जाति को कदेड़ दिया। सेनापति केमास ने इस जाति को कदेड़ दिया। सेनापति केमास ने जाति को कदेड़ दिया। अगला अभियान 1182 में एक युद्ध होगा। अब ध्यान से समझो आप, 1182 में एक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध का नाम है महोबा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? महोबा।
इस युद्ध को ही कहते हैं तुमुल का युद्ध। क्या कहते हैं इसको? तुमुल का युद्ध। महोबा के युद्ध को ही क्या कहेंगे? तुमुल का युद्ध। अब बताओ युद्ध कहां पर हुआ? यूपी में। कहां पर लड़ा गया ये? यूपी में। किसके मध्य हुआ? महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? 1182 में। समझो इसको। ये लड़ा गया एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान, कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ है परमर्दी देव चंदेल, कौन है? परमर्दी देव चंदेल। ये जो परमर्दी देव चंदेल है, ये अंधा शासक था। क्या था ये? अंधा शासक, अंधा था ये। इस परमर्दी देव चंदेल के जो सेनापति थे, इसके क्या थे? सेनापति। वो सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। आला उदल नाम सुना होगा आपने। आला उदल की इतने वीर थे कि इनकी वीरता में महोबा क्षेत्र में आज भी आला गीत गाए जाते हैं। इन गीतों का संकलन 1865 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने किया था। आला उदल इनके वीर सेनापति, ये अंधा राजा। इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? महोबा या तुमुल का युद्ध लड़ा गया। आ गई क्या बात समझ में? ये युद्ध इसलिए लड़ा गया, कहा जाता है कि इनकी सेना दिल्ली से आ रही थी, पृथ्वीराज चौहान की, और यहाँ से गुजर रही थी, तो इसके सैनिकों ने इनके सैनिकों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, जला दिया, जो भी है मार दिया, मतलब बर्बरता पूर्वक। किसने मारा? इनका नाम लगा। तो ये सेना लेकर गया, मेरे सैनिकों के साथ ऐसी हरकत। दोनों के मध्य जब युद्ध होता है, वहां पहुंचते ही इसको पता चलता है कि ये क्या है? अंधा है। क्या है ये? इसने कहा कि बराबरी का है नहीं तो मैं कैसे लड़ू? मैं एक स्वाभिमानी योद्धा हूँ। पृथ्वीराज कहता है कि मैं जिससे लड़ता हूँ वो मेरे बरोबर का होना चाहिए, मेरे से कमजोर से युद्ध नहीं करूंगा। अबे तो अंधा है बेचारा, इसे क्या लड़ूंगा, तो वैसे मर जाएगा। युद्ध बरोबरी में होना चाहिए। ये अंधा तो अपन भी अंधे बनेंगे। किसने बोल दिया? ये अंधा तो हमको भी क्या बनना पड़ेगा? अब क्या करेंगे इसके लिए? हाँ, क्या पढ़ला? नहीं, इसने कहा कि युद्ध रात में होगा। युद्ध कब होगा? रात में। पट्टी से काम नहीं चलेगा। एक आप बांध ले, ये बांधे कौन? तो ये खोल ले चांद से, सब मर जाएंगे अपन तो युद्ध कब लड़ेंगे? रात में। ये भी अंधे, अपन भी अंधे। रात में युद्ध नहीं होता ना, इसलिए कह रहा हूं राजस्थान के इतिहास का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध महोबा का युद्ध। पूरे इतिहास में एक ही हुआ रात में, वो यही हुआ है। आगे बात समझ में? तो ये अंधा तो अपन भी अंधे बनेंगे। युद्ध कब होगा? रात में। तो ये युद्ध कौन सा है? रात्रिकालीन। रात में किसी को नहीं दिखता ना। और इस युद्ध में ये क्या हो गया? हार गया। अरे बात समझ में आ गई गए? ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। किसको प्राप्त हो गए? वीर गति पाई, क्योंकि योद्धा थे, लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत गया। इस युद्ध में कौन जीता? ध्यान रखना, पृथ्वीराज के जितने भी युद्ध होंगे एक में भी नहीं हारेगा। जिंदगी भर जीतेगा जीतेगा, जब हारेगा तब मर जाएगा, लास्ट में हारेगा तब मर ही जाएगा, समझो आप। पहले जीतता ही रहेगा। तो युद्ध कौन जीता? कौन हारा? सेनापति कौन है? आला उदल। युद्ध कब हुआ? रात में। राजस्थान के इतिहास का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध पूछे तो इसको ही क्या कहेंगे? तुमुल का युद्ध। ध्यान रखना, एक युद्ध पढ़ाऊंगा आगे चलकर आपको, पहोबा का युद्ध। ये महोबा का, एक युद्ध आएगा पहोबा, मिलते जुलते नाम है। पहोबा का युद्ध को साहिबा का युद्ध कहते हैं। वो 1541 में लड़ा गया था, गंगानगर में लड़ा गया था, मालदेव और बीकानेर राजा जेत सिंह के मध्य। तो ये महोबा का और पहोबा का अलग अलग है, उसको एक मत कर देना। चलो उतारो इसको। महोबा या तुमुल का युद्ध। क्या समझ में आया क्या आज? आया?
अब 2 घंटे पढ़ते हैं तो क्या थोड़ा लंबा पढ़ लेता, आराम समझ में आ जाता है। अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं फिर टाइम हो जाता है। अब एक दिन अपन कल्चर पढ़ेंगे, एक दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे। उससे क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। काफी है आज इतना ही? ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय की नीतियां चल रही है। 1178 में गुड़गांव पर अधिकार किया। 79 में बंडानक जाति का दमन किया। 82 महोबा का युद्ध लड़ा। तुमुल का युद्ध परमर्दी देव चंदेल वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। परमर्दी देव चंदेल का दरबारी विद्वान था जगनिक, जिसने परमाद रासो लिखा था। देंगे चीजें भी। ये राजस्थान का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध है। ये राजस्थान का एकमात्र रात्रिकालीन युद्ध है। जितना पढ़ाया उतना पढ़ के आना है।